यहाँ नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। जी हाँ, लगातार हम लोग स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग डॉक्टरों से, अलग अलग विधा के लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और आजकल के समय में लोग अपने स्वास्थ्य से हीन होते जा रहे हैं, यानी लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते जा रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारी पद्धतियां हैं। एक पद्धति एलोपैथी है, एक पद्धति होम्योपैथी है, फिर आयुर्वेद भी है और यूनानी चिकित्सा भी है। तो हमने आपको एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बहुत सारे विशेषज्ञों से मिलवाया, जैसे हड्डी के डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से और भी MBBS डॉक्टरों से। आज हमारे साथ होम्योपैथी के मूर्धन्य चिकित्सक श्री डॉक्टर केन महाराज जी हमारे साथ हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा का एक सेगमेंट है स्वास्थ्य पर चर्चा, जिसमें हम लोगों से स्वास्थ्य पर चर्चा के बारे में बातचीत करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आखिर स्वास्थ्य है क्या और हम लोग स्वस्थ मनुष्य किसको कहते हैं? गत 52 वर्षों से और भारतवर्ष के विभिन्न होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 43 वर्षों से प्रोफेसर भी रहा हूँ। तो इसमें जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इसके जन्मदाता है। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ताकि मैंने लोग ये समझें कि मतलब किस लेवल के आदमी थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन स्वयं एलोपैथिक चिकित्सक थे, MBBS MD थे। और एक विचित्र बात यह है कि वो इतने गरीब थे कि प्राइमरी स्कूल का भी एजुकेशन वो ठीक से कर नहीं पाते थे। पीछे जो तस्वीर लगी है वो शायद हाँ, वही डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर लगी है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा विधा के जनक। तो मैं इतनी गरीबी थी कि प्राइमरी स्कूल में 9 बार इनका नाम कट गया। और इतने मेधावी थे कि जब भी नाम कटता था तो बहुत सारे शिक्षक इनके पिताजी के पास जाते थे कि आप की आर्थिक क्षमता सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनकी शिक्षा का मतलब प्रबंध करेंगे। तो इनके पिताजी स्वाभिमानी थे, वो कहते थे कि नहीं, वो नहीं पढ़ेगा। और वो पोर्सलेन पेंटर थे, तो बोलते थे कि अभी वही काम करेगा रोजी रोटी के लिए। इस तरह से 9 बार नाम कटा और हर बार शिक्षक इतने इनके दीवाने हो जाते थे कि करते करते करीब 1000 शिक्षकों की संख्या हो गई और सब लोग उनके पास पहुंचते थे। अंत में उस जमाने के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, हेरो डिपार्टमेंट चार्ल्स बेल। तो चार्ल्स बेल तक ये सारे शिक्षक, कम से कम 1000 शिक्षक गए, कहे कि ये मेधावी छात्र है, ये संसार को कुछ देने के लिए आया है, लेकिन के पिताजी स्वाभिमानी है, वो हम लोगों को दे नहीं रहे हैं, तो हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के डिपार्टमेंट डॉक्टर चार्ल्स बेल पहुंचे उनके पास। तो उनके पिताजी उनसे प्रभावित थे, तो इसलिए काफ़ी वहाँ नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आए हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा चार्ल्स बेल ने कि माना कि आपका बेटा है, लेकिन ये संसार को कुछ देने के लिए आया है, इसलिए हम लोग इसको अपने पास रखेंगे। और ले गए और ले करके अपने बेटा की तरह उन्होंने पाला पोसा और शिक्षा की व्यवस्था की। गरीबी इतनी थी कि मतलब MBBS में जब एडमिशन हुआ तो उस समय पैसा नहीं था और चार्ल्स बेल भी तो अपना परिवार चलाना था। हाँ, इसलिए चार्ल्स बेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिले और उन्होंने कहा कि ये बच्चा काफ़ी मेधावी है, आप ऐसा करें, अभी 20 साल की उम्र में 20 भाषा का लिंग्विस्ट है, ये जानकार है, तो 20 भाषा में लेक्चर दे सकता है, इसलिए आप इसके लेक्चर की व्यवस्था करें और इसको पैसा दें आप। तो MBBS की पढ़ाई भी जिस वर्ग में पढ़ते थे उसी में वो लेक्चर देते थे और यूनिवर्सिटी पैसा देती थी और उसी पैसा से MBBS किया, MD किया। और बाद में जब एलोपैथी प्रैक्टिस शुरू किए तो कुछ उनको ऐसा लगा कि जो मतलब जो डिवाइन क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस सृष्टि के जन्मदाता है, उनका जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल से मैं के आधार पर काम नहीं हो रहा है। तो उस पर उनको लगा कि कमी है, फॉल्ट है। हाँ, जो प्रकृति में जो एक से एक सारी घटनाएं प्रकृति में घटती है, तो सबको मालूम है कि विज्ञान में भी जो भी रिसर्च हुआ है वो सब प्रकृति के आधार पर ही हुआ है। सर आइजैक न्यूटन को ही लिया जाए
तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे, फल गिरा तो दिमाग में आया कि ये फल ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो कहने का अर्थ है कि प्रकृति में ही सब कुछ है और प्रकृति से ही सब कुछ खोजा गया है। तो उसी यानी तरह पढ़ाते पढ़ते और चिकित्सा करते हुए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिस विधा से हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं और रोगियों को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ, तो इस पर जो है उनको ऐसा लगा, और उसको क्या लगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब ये इससे मनुष्य का सही चिकित्सा नहीं हो सकती है, और उन्होंने ये चिकित्सा छोड़ दी और वो चिकित्सा छोड़ करके, और तब हुआ कि रोजी रोटी के लिए एक कुलेंस मेटेरिया मेडिका एलोपैथी में है, तो उसका वो ट्रांसलेशन करने, क्योंकि 20 भाषा के विद्वान थे, जानकार थे, इसलिए वो विभिन्न भाषाओं में उस किताब का इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया और उसी से उनको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी। तो उसी में एक सिंकोना करके एक मेडिसिन है जो जिससे कुनीन दवा बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। वही एक दवा ही थी कुनैन। हाँ, कुनैन, तो वो सिंकोना से बनती है, सिंकोना पेड़ होता है, हाँ बनती है। तो वो उसमें कुनैन साहब ने फुटनोट में लिखा था कि अगर सिंकोना बार के रस को कोई आदमी पी लेगा तो मलेरिया का सारा लक्षण पैदा हो जाएगा। तो हैनीमैन ने कहा कि ठीक है, तब तो पहला काम तो हम यही करते हैं, तो सीधे गए जंगल या गाड़। तो एक चीज जान लें आप, जो जितना भी मतलब सोर्स ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या मिनरल हो, ये सब के गहन जानकार थे। वो इतने केमिस्ट्री में तो इतने मतलब मेधावी थे कि बर्जिलियस ने कहा, उसने बर्जिलियस को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो बर्जिलियस ने कहा कि काश आप केमिस्ट्री में आते तो मनुष्य जाति का बहुत बड़ा कल्याण होता, लेकिन खैर इनको तो और दूसरे ढंग से जाना था। तो मतलब हैनीमैन साहब ये सब के गहन अध्ययन था इनके पास, जितने भी सोर्सेज ऑफ मेडिसिन है सबका गहन अध्ययन था। तो वो चले गए और सिंकोना बार का रस जो है सो वो खुद पी लिए और देखा, स्वयं परीक्षण किया, और करके उसके बाद इनके दिमाग में यही बात थी, ये भी एलोपैथी को छोड़ने का ये भी कारण था। उनके दिमाग में थी कि हम प्रयोग कर रहे हैं मनुष्य पर, बीमार पड़ता है मनुष्य और उसको हम दवा दे रहे हैं, और उस दवा का परीक्षण होता है चूहे पर, उस दवा का परीक्षण होता है मेढक पर, उस दवा का परीक्षण होता है खरगोश पर। तो फिर खरगोश की बनावट और एक चूहा की बनावट और मेढक की बनावट और आदमी बहुत फर्क है। आदमी इस स्थिति में है जो वो मैंने भगवान तक मतलब पहुंच रहा है वो, लेकिन चेतना का स्तर काफी ऊंचा है। हाँ, इसलिए अगर चूहे पर प्रयोग करके और उस दवा का प्रयोग मनुष्य पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि वो उस जमाने में 50 कंट्री में जितने एमबीबीएस डॉक्टर थे उनका सेमिनार करके और इस पर उन्होंने ये मतलब इसका खंडन किया। बहुत सारे साधन भी उपलब्ध नहीं, हाँ नहीं थे, तो खंडन किया। वो भी था परीक्षण का साधन का आदमी के दिमाग पे, आदमी के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है व्यापक रूप से या लॉन्ग टर्म में, इसका भी कोई ऑथेंटिक तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह आप परीक्षण करेंगे, लैब में करेंगे, कुछ करेंगे, तो दो तरीका जो हैनीमैन ने अपनाया। एक तरीका है कि मनुष्य खुद खाए, तो ये मानना पड़ेगा आपको कि जितने भी तरीका है रिसर्च का, उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी पर उसका, क्योंकि आदमी को ही हम देने जा रहे हैं ना, तो आदमी को देने जा रहे हैं तो आदमी खाकर देखेगा, रिस्की है। तो आप ये भी जान लीजिए, आप जो डॉक्टर जेम्स टायलर केंट जो कि होम्योपैथी को आप बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने, तो वो तो बहुत बाद में आए, मतलब 1843 में हैनीमैन साहब मैंने दुनिया छोड़ दिए और 1849 में डॉक्टर जेटी केंट का जन्म हुआ। लेकिन वो भी 50 कंट्री में एलोपैथिक डॉक्टर थे और बाद में होम्योपैथी में आ गए। कैसे आए वो भी मैं कभी बताऊंगा। तो मीन्स वो आ गए और उन्होंने अपनी किताब में, उनका लेक्चर है, वो किताब लिखी है उन्होंने, जो बोले हैं उसी को मतलब ये किताब का रूप दिया गया है। तो डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने कहा कि ऑल द प्रूवर्स आर इनलाइटेंड पर्सन्स। जितने लोग प्रूविंग किए हैनीमैन से लेकर के, हैनीमैन ने 99 दवाओं का अपने ऊपर परीक्षण किया, सब एक से एक जहरीली दवा, कोई भी साधारण दवा नहीं थी, सब जहरीली दवा थी, और उस पर अपने पर। इसलिए केंट साहब कहते हैं कि ऑल द प्रूवर्स आर इनलाइटेंड पर्सन, सारे बुद्ध पुरुष है। तो बुद्ध पुरुष जो होगा, समाधि को जो उपलब्ध होगा,
वो मतलब मृत्यु पर विजय पा लेता है। यानी जन कल्याण की प्रेरणा से उन लोगों ने खतरनाक दवाओं का हाँ, परीक्षण अपने ऊपर हाँ, किया अपने ऊपर। और तब जाके होम्योपैथी जैसी चिकित्सा विधा का जन्म हाँ, हुआ हाँ। और आज करोड़ों लोग दुनिया में इस होम्योपैथी चिकित्सा से लाभ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मतलब हैनीमैन साहब की कहानी है, उन्होंने आगे बहुत सारी कहानियां, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल मेरा ये था कि होम्योपैथी चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ आदमी कौन है और कैसे माने कि एक आदमी स्वस्थ है? मैं ऐसे बताता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन बड़े छोटी सी बात मैं बताता हूँ। हैनीमैन ने जो हेल्थ का डिफिनेशन दिया वो इम्पोर्टेंट है। हैनीमैन ने हेल्थ का डिफिनेशन दिया, हार्मोनियस प्ले ऑफ लाइफ रिगार्डिंग फंक्शन एंड सेंसेशन दैट इज नोन एज हेल्थ। हार्मोनियस प्ले मतलब जो एक हार्मोनी का मतलब होता है कि एक माने छंद में, है ना, एक लयबद्ध तरीके से, मतलब जो भी हमारे ऑर्गन है सब में, क्योंकि हम भगवान ने जो ये शरीर बनाया है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान का बनाया हुआ है, तो शरीर में जितने सिस्टम है, जितने सिस्टम काम कर रहे हैं, जितने ऑर्गन काम कर रहे हैं, उसमें एक लयबद्धता है, उसमें एक तालमेल है। फिजियोलॉजी के जो बहुत जानकार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट में, हार्ट से ब्लड पंप होता है, तो किस ऑर्गन को कब मिलना चाहिए, ये सारा सिस्टम है उसका, बिल्कुल उस सिस्टम से वो ब्लड जो है सो वहां पहुंचता है, कब पहुंचना चाहिए कब, तो वो सिस्टम जो है वो भी एक बहुत गहन विषय है। तो हैनीमैन ने इसलिए कहा कि उसमें जो एक लयबद्धता है, उसमें जो एक तालमेल है, हमारे जितने सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हार्ट से संबंधित है, जो ब्लड को पंप करता है, और पहला आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से संबंधित है। तो ये दोनों का तालमेल है, बहुत गहरा तालमेल है, और वही तालमेल से पूरे शरीर में जितने भी हमारे सिस्टम हैं, सारे सिस्टम में ब्लड का संचार होता है। मतलब एक तरह से भोजन समझिए, दिमाग और दिल, हाँ, ये अगर दोनों स्वस्थ हैं, हाँ, तो आपका और शरीर भी हाँ स्वस्थ रहेगा। हाँ, मूल रूप से यही है, क्योंकि आदमी जो है, आदमी का प्रारंभ होता है मन से, क्योंकि जो आदमी का जन्म होता है, तो सारे गायनेकोलॉजिस्ट जानते हैं, चाहे मिडवाइफरी के जानने वाले लोग जानते हैं, जो मतलब जब भी गर्भाधान होता है तो मतलब शरीर बहुत जल्दी एकाएक शरीर नहीं डेवलप कर जाता है, धीरे धीरे उसको उसका पता है, उसका सिस्टम है, जो पहले क्या बनता है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकंड मंथ में क्या होगा। तो हमें का अर्थ है कि फिजिकल बॉडी जो है बाद में आता है, पहले गर्भाधान हुआ तो वहां तो जरूर डायनेमिक कुछ इंडिविजुअल फोर्स है या पावर है जो काम करती है, वो और उसी पर तब इसका सृजन होता है। मुझे जानकर उसको हम लोग वाइटल एनर्जी कहते हैं, वाइटल एनर्जी, हाँ, स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स को कहा जाता है, वाइटल फोर्स कहते हैं। तो वो पहले एग्जिस्ट करता है, पहले वही एग्जिस्ट करता है, उसी की प्रेरणा से शरीर बनता है। और उसमें एक बात और मैं आपको, उसको मन की संज्ञा दे सकते हैं। हाँ, मन की संज्ञा, उसको ऐसे कहा जाए, इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो उसमें इस पर सारे लोग एक मत है, पूरा मेडिकल साइंस का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इसका खंडन करे कि पहले जो है सो डायनेमिक पावर, जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है, हमारी आत्मा की तरफ जो जीवनी शक्ति है, वो सक्रिय होती है और उसी को फॉलो करता है ये शरीर उसी को फॉलो करते हुए, फॉलो अप से बॉडी जो है इम्प्रूव होके बनती रहती है। अगर वहां गड़बड़ी है, अच्छा, उसका संबंध क्या है फिर, भारतीय संस्कृति आत्मा, मन, आत्मा कहते हैं, ये शक्ति कहते हैं, उसको होम्योपैथी की लैंग्वेज में स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स की प्रेरणा से शरीर का निर्माण शुरू होता है। अब उसमें एक और बहुत बड़ी चीज है कि अब देखिए, ऐसा है कि गायनेकोलॉजिस्ट और जो मतलब मिडवाइफरी के जानकार हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वो माँ की क्या मन स्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, और उसी तरह से सृजन होता है। अगर माँ मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है या विकृत है या गलत वातावरण में रह रही है, तो उसका भी असर जो है सो बच्चे पर पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जो अदृश्य शक्ति है वो वही प्रभाव डालती है, और उसी के मुताबिक ये शरीर बनता है। अगर विकलांगता होती है तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें वो जो अदृश्य शक्ति है उसका रोल है उसमें। इसलिए हैनीमैन ने इसलिए कह दिया कि अब दो इसका पार्ट है, एक है स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, हमारी जीवनी शक्ति है आत्मा की तरह,
आत्मा की तरह जीवनी शक्ति हैनमैन ने इसलिए कहा कि आत्मा विशुद्ध है, आत्मा बीमार नहीं पड़ती है। लेकिन जब आत्मा का संचार इस शरीर में होता है, इस शरीर के की देख रेख के लिए, इसको ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो उसका रूप बदल जाता है और वही बीमार पड़ती है, जिसको हैनमैन ने कहा स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, आत्मा की तरह जीवनी शक्ति उसको कहा। तो जीवनी शक्ति जो है शरीर से प्रभावित होती है। हाँ, वो शरीर को प्रभावित करती है, शरीर से नहीं प्रभावित होती है। जीवनी शक्ति के मुताबिक दिस फिजिकल बॉडी फॉलोज द स्पिरिचुअल वाइटल। होम्योपैथी में इसी जीवनी शक्ति को मजबूत और तेज करके रोगों का इलाज किया गया है। स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, और स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स जो है रीजन गिफ्टेड माइंड के द्वारा इस बॉडी को कंट्रोल करता है। माइंड को अगर कंट्रोल किया जाए तो बड़ी से बड़ी रोगों को भी हराया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मन इस चीज को समझने वाले कितने लोग हैं होम्योपैथी में? मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, कई डॉक्टरों को देखता हूँ, और आम लोगों में भी इसकी जानकारी नहीं है कि होम्योपैथी चिकित्सा कैसे काम करती है। वो सिर्फ दवा लेते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को लोग नहीं समझ पाते हैं कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। और तब ऐसा है कि इसको जितना प्रचारित होगा उतना ही लोगों के बीच जाएगा। तो एक तो डॉक्टर को ही पहले समझना है, क्योंकि एक बहुत आश्चर्य की बात है, जो होम्योपैथी का जन्म हुआ तो हैनमैन खुद MBBS MD थे, और जितने सारे बड़े बड़े होम्योपैथी में जितनी सारी किताबें हैं, एक से किताबें, सब MBBS MD ने ही सारी किताबें लिखी है। कहने का मतलब है कि विदेश में जितने सारे उस जमाने के चोटी के MBBS MD डॉक्टर थे, वही लोग उनके शिष्य बन गए और वही लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बने। आज स्थिति ऐसी है कि बिहार में हम जानते हैं 1-2 डॉक्टर हैं MBBS और करके उन्होंने होम्योपैथी शुरू किया, लेकिन वो भी होम्योपैथिक, एक डॉक्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, जो कि उस कॉलेज में टीचर रहा हूं, और उसी कॉलेज में वो भी